गुड मॉर्निंग बच्चों। कहाँ तक हो गया था? वो स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी हमने ये समझा था कि जब एंजाइम है, उस एंजाइम की स्ट्रक्चर के अंदर अगर प्रोटीन लेना है तो कौन सा लेना है। जब हमने देखा तो हमने अपने सामने रिजल्ट आया कि जब टर्सरी स्ट्रक्चर फॉर्म होती है तो टर्सरी स्ट्रक्चर ग्लोब्यूलर होती है, और ये ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है तो इसके अंदर जो बैकबोन प्रेजेंट है यानी अमाइनो एसिड की चेन है वो क्रिस क्रॉस फॉर्म में। जब ये क्रिस क्रॉस फॉर्म में है तो स्ट्रक्चर के अंदर क्रीसेज और पॉकेट बन रहे हैं, और जो क्रीसेज और पॉकेट है वही एक्टिव साइट का वर्क करते हैं। टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर ही क्रीसेज और पॉकेट बनते हैं। तो जब हम एंजाइम बनाने के लिए प्रोटीन यूज में लेंगे तो बच्चे टर्सरी स्ट्रक्चर लेंगे। फिर हमने देखा था कि क्वार्डनरी स्ट्रक्चर के अंदर भी क्रीसेज और पॉकेट मिलते हैं, लेकिन बच्चों क्वार्डनरी स्ट्रक्चर है ये मोर स्टेबल होती है, यानी सबसे जो स्टेबल प्रोटीन होती है वो कौन सी होती है? क्वार्डनरी। जब हम क्वार्डनरी स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस करना चाहेंगे तो बहुत कम चेंजेस होते हैं स्ट्रक्चर के अंदर, यानी अल्ट्रेशन बहुत क्या होता है? कम। जब अल्ट्रेशन कम होता है तो हमने ये भी देखा था कि जब एंजाइम बनाना और एंजाइम के अंदर एक्टिव साइट और एक्टिव साइट को प्रॉपर वर्क करवाना है तो स्ट्रक्चर के अंदर अल्ट्रेशन होना भी जरूरी है, क्योंकि एक्टिव साइट के ऊपर सबस्ट्रेट बाइंड होगा और सबस्ट्रेट बाइंड होने के बाद में उसके साथ में कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। कॉम्प्लेक्स तभी बन पाएगा जब स्ट्रक्चर के अंदर क्या हो? अल्ट्रेशन यानी चेंजेज हो। मैंने आपको एक एग्जांपल से भी बताया था, फिर उसको रिपीट कर रहा हूं। ये मैं ले रहा हूं बच्चे टर्सरी स्ट्रक्चर से बना हुआ एंजाइम, यानी इसके अंदर कौन सी स्ट्रक्चर है? टर्सरी। टर्सरी स्ट्रक्चर है और ये इसका क्या है? एक्टिव साइट। अब इस एक्टिव साइट के ऊपर जब सबस्ट्रेट आके बाइंड होगा तो टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर अल्ट्रेशन आसानी से होते हैं। अगर आसानी से होते हैं तो तुरंत क्या बनाएगा बच्चे? टाइट कॉम्प्लेक्स। और जब टाइट कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो फिर आगे रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन क्वार्डनरी स्ट्रक्चर को देखेंगे तो वो मोर स्टेबल होती है, मोस्ट स्टेबल प्रोटीन है वो। अगर मोस्ट स्टेबल है तो उसके अंदर अल्ट्रेशन बहुत कम होते हैं। जब कम होते हैं तो जब कॉम्प्लेक्स बनेगा तो कॉम्प्लेक्स उतना अच्छे से नहीं बन पाएगा। तो हम बोलेंगे मोस्टली जो एंजाइम बने होते हैं कौन सी स्ट्रक्चर से बने होते हैं? टर्सरी। कौन सी से? टर्सरी। हाँ, हमने ये भी बोला था कि कुछ एंजाइम है वो क्वार्डनरी स्ट्रक्चर से भी बने होते हैं, और जो क्वार्डनरी स्ट्रक्चर से बने होते हैं एंजाइम उनको बोला जाता है आइसो एंजाइम। पढ़ लिया था ये। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चे, एक्टिव साइट क्या होती है। आप लोगों को बता रखा है कि एंजाइम, उस एंजाइम के अंदर वो साइट जिसमें सबस्ट्रेट बाइंड होके सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है उस साइट को क्या बोलते हैं हम? एक्टिव साइट। एक्टिव साइट एक्चुअल में फॉर्म कैसे होती है? जो एंजाइम, उस एंजाइम के अंदर आप लोग जानते हो एंजाइम किससे बना हुआ है? प्रोटीन से बना हुआ है। और जब एंजाइम प्रोटीन से बना हुआ है तो प्रोटीन के अंदर आप लोगों को क्या मिलेंगे? क्रीसेज और पॉकेट। जो क्रीसेज और पॉकेट है वही क्या है? एक्टिव साइट। और उसी के ऊपर बाइंड होता है बच्चे सबस्ट्रेट। जब सबस्ट्रेट बाइंड होगा तो सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट किया जाएगा? प्रोडक्ट में। तो वो साइट जिसके ऊपर सबस्ट्रेट बाइंड होता है और उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है उस साइट को क्या बोला जाता है? एक्टिव साइट। बच्चों आपको अदर साइट भी मिलेगी आगे जाके एंजाइम, लेकिन ध्यान रखना एक्टिव साइट किसको बोलेंगे? उस साइट को बोलेंगे जिसके ऊपर सबस्ट्रेट बाइंड होके सबस्ट्रेट किसके अंदर कन्वर्ट होता है? प्रोडक्ट में। उस साइट को क्या बोला जाएगा? एक्टिव साइट। अब ये बोलते हैं कि जो एंजाइम है वो एंजाइम सबस्ट्रेट के लिए वेरी स्पेसिफिक होते हैं। एंजाइम सबस्ट्रेट के लिए क्या होते हैं? वेरी स्पेसिफिक। यानी एवरी सबस्ट्रेट को एंजाइम अपनी एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड नहीं करता। एवरी एंजाइम का एक स्पेसिफिक क्या होता है? सबस्ट्रेट। उसी को बाइंड करके वो उसी को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते। तो आप बोलोगे स्पेसिफिक कैसे बना? एक्टिव साइट के ऊपर और हर कोई सा ही सबस्ट्रेट बाइंड क्यों नहीं हुआ आके यहाँ पर? एक्चुअल में तो देखा जाए तो हर कोई से बाइंड हो जाना चाहिए और फिर किस में कन्वर्ट होना चाहिए? प्रोडक्ट में। लेकिन ऐसा होता नहीं है।
ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि एवरी एंजाइम सबस्ट्रेट के लिए क्या होता है? स्पेसिफिक। कैसे? ये आपके सामने मैंने बच्चों एक एंजाइम बनाया। क्या बनाया है? एंजाइम। जब एंजाइम बनाया तो एंजाइम के अंदर एक्टिव साइट भी दिखानी जरूरी है, तो ये मैंने दिखाई है इसके अंदर एक्टिव साइट। एंजाइम में एक्चुअल में होता क्या है? क्या बच्चों, एंजाइम प्रोटीन से बना हुआ, और प्रोटीन से बना हुआ है तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? अमाइनो एसिड्स। अब अमाइनो एसिड्स है तो अमाइनो एसिड्स की जो चेन है वो चेन क्रिस क्रॉस फॉर्म में, और जब क्रिस क्रॉस फॉर्म में है तो क्या बन रहे हैं? क्रिसेज और पॉकेट। वो क्रिसेज और पॉकेट ही क्या है? एक्टिव साइट है। ये मैं बोल रहा हूँ एक क्रिसेज बन रहा है, इस क्रिसेज के ऊपर यहां पर क्या अमाइनो एसिड की चेन प्रेजेंट रहेगी? अरे बोलो। अब जो एक्टिव साइट है उस एक्टिव साइट पे, एवरी एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर अमाइनो एसिड की स्पेसिफिक चेन होती है, यानी जो सीक्वेंस रहेगी अमाइनो एसिड की वो क्या रहेगी? डिफरेंट, स्पेसिफिक रहेगी। जैसे कोई एंजाइम है, उस एंजाइम की एक्टिव साइट है, तो इसके ऊपर एक्टिव साइट के ऊपर अमाइनो एसिड की सीक्वेंस क्या होगी? डिफरेंट। दूसरे के ऊपर देखेंगे तो उसके ऊपर अमाइनो एसिड की सीक्वेंस क्या रहेगी? डिफरेंट। ये अमाइनो एसिड की जो सीक्वेंस है, यही सीक्वेंस इसको बच्चे सबस्ट्रेट के लिए क्या बनाती है? स्पेसिफिक। समझ में तो आया? तो अमाइनो एसिड की जो सीक्वेंस रहेगी एक्टिव साइट के ऊपर, वो एक्टिव साइट के ऊपर अमाइनो एसिड की सीक्वेंस इस एक्टिव साइट को सबस्ट्रेट के लिए क्या बनाएगी? स्पेसिफिक। इसके अलावा अगला पॉइंट ये भी है कि एवरी एंजाइम एवरी टेम्परेचर पे एक्टिवेट नहीं होता है। आप लोगों को ये तो बता दिया था शायद लास्ट क्लास में कि एवरी एंजाइम की अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करने के लिए एक स्पेसिफिक क्या होता है? टेम्परेचर। उस टेम्परेचर को उस एंजाइम का क्या बोला जाएगा? ऑप्टिमम टेम्परेचर। यस और नो? बच्चों अगला पॉइंट आता है जो यहाँ पर, वो आता है टर्न ओवर नंबर। क्या आता है? टर्न ओवर नंबर। ये टर्न ओवर नंबर क्या होते हैं उसके बारे में समझिए बच्चों। टर्न ओवर नंबर, इन टर्न ओवर नंबर को शॉर्ट में बोला जाता है TON। क्या बोला जाता है? TON। मैं बोलूंगा कोई भी एंजाइम है, उस एंजाइम की सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की जो कैपेसिटी है पर यूनिट टाइम, उसी को क्या बोला जाएगा? टर्नओवर नंबर। फिर से रिपीट करता हूं, किसी भी एंजाइम की सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की जो कैपेसिटी है पर यूनिट टाइम, वही उसका क्या है? टर्नओवर नंबर। अब देखो मैं बोल रहा हूं एक एंजाइम ऐसा है जो बच्चों बहुत फास्ट वर्क करता है और 1 सेकंड के अंदर 6 लाख प्रोडक्ट बना देता है। कितने? 6 लाख, यानी 6 लाख प्रोडक्ट बना देता है 1 सेकंड के अंदर। और दूसरा एक ऐसा है एंजाइम जो 1 आवर के अंदर 200 प्रोडक्ट बनाता है। 1 आवर में कितने प्रोडक्ट बनाता है? 200। बताओ कौन सा एंजाइम है जिसके टर्नओवर नंबर हाई रहेंगे? फर्स्ट वाले के, क्योंकि वो बच्चे फास्ट वर्क कर रहा है। अगर जल्दी जल्दी से सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है तो उसके टर्नओवर नंबर क्या है? हाई। अगर बच्चों किसी एंजाइम के टर्नओवर नंबर ज्यादा है तो हम बोल सकते हैं उसकी कैटालिटिक पावर भी क्या रहेगी? हाई। तो हम बोलेंगे टर्नओवर नंबर और टर्नओवर नंबर एंजाइम, उस एंजाइम की कैटालिटिक पावर के क्या होंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। और बोलो कैटालिटिक पावर होगी, इस कैटालिटिक पावर के क्या रहेंगे बच्चे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब देखो हम बोल रहे हैं कि सभी एंजाइम के टर्नओवर नंबर सेम नहीं होते, एंजाइम्स के बच्चे टर्नओवर नंबर डिफरेंट डिफरेंट होते। अगर टर्नओवर नंबर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं तो अपने को एग्जांपल भी देखना पड़ेगा। एग्जांपल देखना पड़ेगा तो एक आप लोगों को एग्जांपल दे रखा है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है इसके टर्नओवर नंबर देखोगे तो 360 लाख पर मिनट होते हैं। कितने होते हैं? 360 लाख पर मिनट, यानी 1 मिनट के अंदर कितने प्रोडक्ट बना देता है सबस्ट्रेट से? 360 लाख है। उसके बाद में बच्चों एक एंजाइम और है जिसका नाम है कैटेलेज। नाम सुना सुना लग रहा है क्या? ये कैटेलेज एंजाइम मिलता कहां पर है? अरे बोलो मिलता कहां पर है? हैं? पेरोक्सिसोम। ये कैटेलेज एंजाइम है। ये कैटेलेज एंजाइम 50 लाख प्रोडक्ट पर मिनट बना देता है। कितने बनाता है? 50 लाख प्रोडक्ट पर मिनट। इसके बाद में आप लोगों को मिलेगा बच्चे फ्लेवोप्रोटीन। कौन सा मिलेगा? फ्लेवोप्रोटीन। फ्लेवोप्रोटीन 50 प्रोडक्ट पर मिनट बनाता है, ओनली 50। कोई लेख थाउजेंड नहीं है, ओनली क्या है? 50। उसके बाद में आप लोगों को बच्चों एक और मिलेगा, उसका नाम है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम, इस लाइसोजाइम का आप लोगों को जो टर्नओवर नंबर मिलेगा वो मिलेगा 30 प्रोडक्ट पर मिनट। अब देखो जब हम देख रहे हैं तो क्या डिफरेंट एंजाइम के डिफरेंट टर्नओवर नंबर है?
हम बोलेंगे जिसके टर्नओवर नंबर हाई होंगे उसकी कैटालिटिक पावर क्या हाई होगी, वो क्या रेट ऑफ रिएक्शन को ज्यादा एसिलेट करेगा। जिसके टर्नओवर नंबर ज्यादा होंगे और बच्चों रिएक्शन और रिएक्शन की रेट को और क्या बना देगा, फास्ट। और जिसके टर्नओवर नंबर कम होंगे वो रिएक्शन और रिएक्शन को क्या कर देगा, स्लो, यानी नॉर्मल चला पाएगा। ठीक है जी। अगला पॉइंट आता है कि जब हम देखते हैं कि कई एंजाइम और एंजाइम इनएक्टिवेट होते हैं, अगर एंजाइम इनएक्टिवेट है तो इनएक्टिवेट एंजाइम को क्या बोला जाएगा, इनएक्टिवेट एंजाइम को बोला जाता है जाइमोजन। क्या बोला जाता है, जाइमोजन। और बच्चे उस इनएक्टिवेट एंजाइम के बारे में बात करें तो उसको प्रो एंजाइम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रो एंजाइम। आप लोगों को मॉड्यूल के अंदर केम कांस्टेंट भी मिलेगा, यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा मैं, केम कांस्टेंट को आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, पढ़ूंगा जरूर लेकिन आगे पढ़ाऊंगा। अभी जब बच्चे इनएक्टिवेट एंजाइम होता है उसको क्या बोला जाता है, जाइमोजन। अगर हम बात करें पेप्सिन की तो पेप्सिन है, पेप्सिन बच्चे एंजाइम की एक्टिवेट फॉर्म है, एक्टिवेटेड फॉर्म है। और अगर पेप्सिन की इनएक्टिवेट फॉर्म होती है तो क्या बोला जाता है, पेप्सिनोजन। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन भी एंजाइम की क्या है, एक्टिवेटेड फॉर्म है। अगर ये ट्रिप्सिन इनएक्टिवेट हो तो इसको क्या बोला जाता है, ट्रिप्सिनोजन। एंजाइम और एंजाइम की कैटालिटिक पावर बॉडी के इनसाइड और आउटसाइड क्या रहती है बच्चे, सेम। यानी बॉडी के इनसाइड अगर आप रिएक्शन करवाओगे तो भी उसी रिएक्शन, उसी बच्चों रिएक्शन को उतनी जितनी एसिलेट करेगा उतनी बॉडी के आउटसाइड भी वो क्या करता है, रिएक्शन को फास्ट करता है। यानी एंजाइम बॉडी के इनसाइड और आउटसाइड बच्चे दोनों जगह कैटालिटिक पावर क्या रखता है, सेम। इसके अलावा अगर और बात की जाए तो एक पॉइंट आप लोगों को दे रखा है और उस पॉइंट के अंदर लिख रखा है बायो कैटालिस्ट वर्सेज इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट। बायो कैटालिस्ट क्या होगा, एंजाइम, और इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट है वो नॉर्मली हम यूज में लेते हैं वो होते हैं। अब बच्चों बायो कैटालिस्ट जब भी वर्क करेंगे तो बोला जाता है और एनसीईआरटी बोल रही है कि 40 डिग्री और उससे बिलो वेवलेंथ के ऊपर ही क्या करता है, ये बिलो टेम्परेचर के ऊपर ही क्या करता है, वर्क। अगर 40 डिग्री से अबव टेम्परेचर कर दिया तो फिर एंजाइम और एंजाइम का होने लगता है डीनेचुरेशन। तो एंजाइम से वो एंजाइम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक ही अपनी एक्टिविटी शो कर पाएंगे। अगर आप टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दोगे तो फिर एंजाइम वर्क नहीं कर पाएंगे। लेकिन बच्चों जो इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट है वो इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट हाई टेम्परेचर के ऊपर भी वर्क करते। अगर आप लैब के अंदर रिएक्शंस करते हो और केमिकल रिएक्शन को रन करते हो तो उनके अंदर इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट का यूज करते हो आप। और जब लैब के अंदर हम प्रैक्टिकल करते हैं तो उसके अंदर इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट का यूज करके क्या बच्चे हम टेस्ट ट्यूब को बॉईल करते रहते हैं। और बोलो बॉईल करने के बाद में भी रिएक्शन और रिएक्शन हमें देखने को मिलती है, यानी रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। अगर रिजल्ट देखने को मिलता है तो हाई टेम्परेचर के ऊपर भी क्या इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट वर्क करते हैं। लेकिन बच्चे जो बायो कैटालिस्ट है बायो कैटालिस्ट हाई टेम्परेचर के ऊपर वर्क नहीं करेंगे। ये जो वर्क करेंगे वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक, 40 डिग्री। 40 डिग्री से अगर अबाव करोगे टेम्परेचर तो फिर क्या हो जाएगा बच्चे, डीनेचुरेशन। ठीक, ठीक है जी। अगला पॉइंट, जब भी एंजाइम है वो एंजाइम बच्चों रिएक्शन और रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देंगे, वो डिक्रीज। एंजाइम है वो एंजाइम जब भी रिएक्शन के अंदर यूज में आते तो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देते हैं, डिक्रीज। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है उसके बारे में समझिए। अगर बच्चों हम बात करें एंजाइम रिएक्शन करेगा तो कैसे चलेगी, क्या चलेगी वो समझा रहा हूं, इधर ध्यान देंगे सारे। अगर एंजाइम उस एंजाइम को हम रिएक्शन स्टार्ट करवाना चाहते हैं एंजाइम से तो सबस्ट्रेट और सबस्ट्रेट के ओल्ड बॉन्ड को करना पड़ेगा ब्रेक। अगर ओल्ड बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा तो सबसे पहले एनर्जी इनपुट करनी पड़ेगी। अगर एनर्जी इनपुट करनी पड़ेगी तो हम बोलेंगे रिएक्शन को स्टार्ट करना है और रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए क्या करें, एनर्जी। उस एनर्जी को बोला जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोला जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी। अगर आप विदाउट एंजाइम रिएक्शन को रन करें तो आपको एनर्जी ज्यादा इनपुट करनी पड़ेगी रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए। लेकिन अगर आप एंजाइम को यूज में लेओगे तो फिर बच्चों आगे जो आप एक्टिवेशन एनर्जी देखोगे वो बहुत कम इनपुट करनी पड़ती है। यानी एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देते, लॉवरिंग डाउन, यानी कम कर देते। ठीक है जी। हमने अभी अभी ये पढ़ा कि जब भी रिएक्शन रन होती है
और हम बॉडी के इनसाइड एंजाइम जैसे वर्क करते हैं बॉडी के आउटसाइड भी वैसे ही वर्क करेंगे। तो अपने सामने क्वेश्चन ये आता है कि अगर एंजाइम को बॉडी से आइसोलेट करके उसकी रिएक्शन को हमें चेक करना है तो फिर किससे हम एंजाइम को कलेक्ट करें? ऐसे ऑर्गेनिज्म से एंजाइम ले जो लो टेम्परेचर पे सर्वाइव करता है, या फिर ऐसे एंजाइम से हम एंजाइम ऐसे ऑर्गेनिज्म से एंजाइम ले जो हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करता है? सोचो जरा, हाँ सोचो देखे। बताओ क्या रहेगा आंसर? हाई टेम्परेचर। क्यों? देखिए, अगर हम लो टेम्परेचर पे सरवाइव करने वाले ऑर्गेनिज्म से एंजाइम लेंगे और उस एंजाइम की रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी हम परफॉर्म करेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा हो जाए तो एंजाइम क्या हो जाएगा? डीनेचुरेट। तो रिएक्शन हम प्रॉपर रन नहीं कर पाएंगे। तो रिस्क नहीं लेते हुए हम ऐसे ऑर्गेनिज्म से एंजाइम को कलेक्ट करेंगे जो ऑर्गेनिज्म हाई टेम्परेचर पे सरवाइव करता हो। क्योंकि अगर हाई टेम्परेचर पे वो सरवाइव कर रहा है तो उसके अंदर प्रेजेंट एंजाइम है, वो एंजाइम भी हाई टेम्परेचर तक डीनेचुरेट नहीं होते। ऐसे ऑर्गेनिज्म मिलते हैं आपको बच्चे हॉट सल्फर स्प्रिंग में। कहा मिलेंगे? हॉट सल्फर स्प्रिंग। हॉट सल्फर स्प्रिंग के अंदर जो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं वो बच्चे सरवाइव करते हैं 80 टू 120 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी 80 टू 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर वो सरवाइव करते हैं तो मैं बोलूंगा उनके अंदर जो प्रेजेंट एंजाइम है वो एंजाइम भी 80 टू 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या रहते हैं बच्चे? डीनेचुरेट नहीं होते। अगर वो डीनेचुरेट नहीं होते तो अपने लिए बच्चे प्रैक्टिस और मैं बोलूंगा आउटसाइड द बॉडी बच्चे रिएक्शन परफॉर्म करवाने के लिए क्या रहेगा? आसान। कैसे? अगर हम उस एंजाइम को कलेक्ट करके आउटसाइड द बॉडी बच्चे रिएक्शन परफॉर्म करवाएंगे तो अगर टेम्परेचर थोड़ा बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो भी उसके डीनेचुरेट होने के चांसेस नहीं होंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से ऑर्गेनिज्म से हम एंजाइम को कलेक्ट करके आउटसाइड द बॉडी रिएक्शन परफॉर्म करवाएंगे तो क्या दोगे आंसर? जो हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करते हैं उनसे। और कहां से कलेक्ट करेंगे जी? हॉट सल्फर स्प्रिंग में सर्वाइव करने वाले ऑर्गेनिज्म से। ठीक है जी। अभी बच्चों हमने थोड़ी देर पहले ही बात की कि जब भी एंजाइम को हम रिएक्शन के अंदर ऐड कर देते तो एंजाइम क्या कर देते? एंजाइम जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको क्या कर देते? लोअरिंग डाउन। लेकिन उससे पहले एक एनसीईआरटी का पॉइंट और समझते। एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है कैटालिटिक रिएक्शन वर्सेस अनकैटालिटिक रिएक्शन। क्या दे रखा है? कैटालाइज्ड रिएक्शन वर्सेस अनकैटालाइज्ड रिएक्शन। बच्चों अगर कैटालाइज्ड है तो हम बोलेंगे उसके अंदर कैटालिस्ट क्या रहेगा? प्रेजेंट। और अनकैटालिस्ट है मतलब उसके अंदर रिएक्शन में कैटालिस्ट को यूज में नहीं ले रहे, यानी अपन एंजाइम को यूज में नहीं ले रहे। एक छोटा सा हम एग्जांपल लेते हैं। जब हम बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को अगर रिएक्ट करवाएं तो बनता क्या एक्चुअल में? क्या कार्बोनिक एसिड? अरे बोलो H2CO3, यस और नो? अब कार्बोनिक एसिड है वो नॉर्मली बन सकता है विदाउट एंजाइम भी। तो हम विदाउट एंजाइम रिएक्शन को रन करें। अगर विदाउट एंजाइम रिएक्शन को रन कर रहे हैं तो रिएक्शन बच्चों कैटालाइज्ड है या अनकैटालाइज्ड? अनकैटालाइज्ड। जब बच्चों अनकैटालाइज्ड रिएक्शन चलती है और विदाउट एंजाइम रिएक्शन चल रही है तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को यूज में लेते हुए जो कार्बोनिक एसिड बनते हैं यानी जो प्रोडक्ट बनते हैं वो प्रोडक्ट बनते हैं 200 प्रोडक्ट पर आवर, यानी 200 प्रोडक्ट ही बन पाते हैं 1 आवर के अंदर। लेकिन अगर बच्चों एंजाइम यूज में ले लिया जाए तो एंजाइम जो यहाँ पे यूज में आता है उस एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। क्या नाम है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज अगर हमने यूज में ले लिया तो रिएक्शन इतनी फास्ट हो जाती है
कि आप अभी देखोगे तो बोलोगे ये क्या हो गया। यानी कार्बोनिक एनहाइड्रेज रिएक्शन को बहुत ही क्या कर देता है, फास्ट। और जब कैटालिस्ट आ जाएगा तो कैटालिस्ट की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन चलेगी तब बच्चों जो कार्बोनिक एसिड के नंबर बनेंगे वो बनेंगे 6 लाख पर सेकेंड। यानी 1 सेकेंड के अंदर कितने प्रोडक्ट बन जाते हैं, 6 लाख। कहने का मतलब ये कि जब भी एंजाइम रहेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या रहेगी, वेरी हाई। यानी एंजाइम बहुत फास्ट वर्क करवाते हैं, रिएक्शन को बहुत ही फास्ट कंप्लीट करवाते हैं। लेकिन अगर एंड कैटालिस्ट होंगे तो बच्चे रिएक्शन बहुत स्लो चलेगी। तभी हम अपनी बॉडी के अंदर एंजाइम्स को लाते हैं और वो एंजाइम्स बायोकेमिकल जितनी भी प्रोसेस चलती है उसको क्या करते हैं, रन। अगर बच्चों स्लोली अगर विदाउट एंजाइम रिएक्शन चलती रहेगी तो मेटाबॉलिक रिएक्शन की अपनी बॉडी के अंदर स्पीड क्या होगी, बहुत स्लो। अगर बहुत स्लो होगी तो अपनी बॉडी प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी। इसलिए हमने अपनी बॉडी के अंदर क्या बनाए, एंजाइम्स, और वो एंजाइम से मेटाबॉलिक रिएक्शन को करते हैं रन। अगर बच्चों हम एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्शन चला रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या वेरी हाई हो रही है। और जब हम कार्बोनिक एनहाइड्रेज को ऐड कर रहे हैं और बच्चों पहले अनकैटालिस्ट की प्रेजेंस में हम कैटालिस्ट को एब्सेंट रख के अगर रिएक्शन चला रहे थे तो बहुत ही स्लो रिएक्शन चल रही थी। अगर दोनों में कंपैरिजन करें तो 10 मिलियन टाइम्स एंजाइम्स और एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देते हैं, इंक्रीज। यानी एंजाइम से वो एंजाइम 10 मिलियन टाइम्स कोई भी रिएक्शन है उसको क्या कर देंगे बच्चे, इंक्रीज। अब देखो जब आप कार्बोनिक एनहाइड्रेज के टर्नओवर नंबर देख रहे थे तो वहां पर क्या बताया था, क्या 360 लेख पर मिनट, अरे बोलो। लेकिन यहाँ पे क्या बताया, क्या 6 लेख पर सेकंड, बात एक ही है। ये सेकंड में दे रखा है और यहाँ पे क्या दे रखा है, मिनट में, ठीक है ना। तो कई बार ये लिखा हुआ था 6 लेख पर मिनट, मिनट नहीं है, क्या है, सेकंड। ध्यान से सोच समझ के टिक करना। और ये जो डेटा है वो किसके है, एनसीईआरटी के। अरे किसके हैं, एनसीईआरटी। अरे समझ में तो आ रहा है क्या। अगला पॉइंट, जब हम बच्चों बात करें कि एंजाइम कैसे रिएक्शन करेगा, कैसे सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, तो थोड़ा सा वो समझते हैं। ये आपके सामने बच्चों एंजाइम है, क्या है, एंजाइम। और इस एंजाइम की ये है एक्टिव साइट, इधर ध्यान देंगे सारे, क्या है बच्चे, एक्टिव साइट। अब इस एक्टिव साइट के ऊपर क्या बाइंड हो रहा है, सबस्ट्रेट। तो ये सबस्ट्रेट बाइंड हुआ। सबस्ट्रेट बाइंड होने के बाद में एक्टिव साइट के अंदर अल्टरेशन होता है, यानी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होंगे, चेंजेज होंगे। तो ये एंजाइम है, एंजाइम इस सबस्ट्रेट को टाइटली यहाँ पे बाइंड कर लेगा। अगर टाइटली बाइंड कर लेगा सबस्ट्रेट को तो एंजाइम और सबस्ट्रेट के बिटवीन क्या कॉम्प्लेक्स बन गया, इसको बोला जाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है तो उसके बाद में एनर्जी को इनपुट किया जाता है। एनर्जी को इनपुट क्यों करें, क्योंकि सबस्ट्रेट में प्रेजेंट जो ओल्ड बॉन्ड है उनको क्या करना है, ब्रेक। एनर्जी इनपुट करेंगे तो बच्चे अब एनर्जी इनपुट करते करते हमने इतनी एनर्जी इनपुट कर दी कि इस सबस्ट्रेट के अंदर जो ओल्ड बॉन्ड प्रेजेंट है वो ब्रेक होना हो गए हैं स्टार्ट। जहां पे ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हुए वहीं से रिएक्शन क्या हो रही है, स्टार्ट। बच्चों रिएक्शन स्टार्ट हो रही है उस पॉइंट को बोला जाता है ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन स्टेट। तो हम ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए जो एनर्जी इनपुट कर रहे हैं उस एनर्जी को क्या एक्टिवेशन एनर्जी बोला जाएगा। अरे क्या बोला जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी। अगर एक ट्रांजिशन स्टेट तक हमने रिएक्शन को पहुंचा दिया तो फिर बच्चे इसके अंदर एनर्जी इनपुट करने की जरूरत नहीं है, तो अपने आप रिएक्शन और रिएक्शन रन होगी। यानी ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होंगे और न्यू बॉन्ड फॉर्म होने लगेंगे। अगर अपने आप ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होंगे, अब न्यू बॉन्ड फॉर्म होंगे, तो फाइनली क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट। तो अब एक्टिव साइट के ऊपर, एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर क्या है, क्या प्रोडक्ट है। तो इस बच्चों कॉम्प्लेक्स को बोला जाता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। अब जब प्रोडक्ट बन जाता है तो ये स्लोली एक्टिव साइट है, उस एक्टिव साइट को करता है लूज। जब लूज करेगा तो बच्चे यहां से प्रोडक्ट अलग हो जाएगा और एंजाइम क्या हो जाएगा, अलग। यही प्रोसेस चलती है, यही प्रोसेस चलती है। तो इसको हम डिटेल में समझते हैं। इसको हटा दूं, ठीक है। एक हम नॉर्मली बात करते हैं। ये मैंने बच्चे सबस्ट्रेट लिया है, क्या लिया है, सबस्ट्रेट।
अब सबस्ट्रेट बाइंड हो गया है एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर। जब एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड हो गया है तो उसके बाद में क्या एनर्जी इनपुट की जाएगी रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए। हमने एनर्जी इनपुट की और एनर्जी इनपुट की तो बच्चे एंजाइम ने फिर सबस्ट्रेट और सबस्ट्रेट के ओल्ड बॉन्ड को ब्रेक करना स्टार्ट किया। तो ओल्ड बॉन्ड क्या होने लगे, ब्रेक। अब ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो गए तो अपने आप अब ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होंगे और न्यू बॉन्ड फॉर्म होंगे। अब जब बच्चों न्यू बॉन्ड फॉर्म होंगे तो न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद में क्या एक न्यू कंपाउंड बनेगा। अरे बोलो, न्यू बॉन्ड फॉर्म हुए तो न्यू बॉन्ड फॉर्म होने पे बच्चे क्या बन रहा है, एक न्यू कंपाउंड। और जो न्यू कंपाउंड बन रहा है उस न्यू कंपाउंड को क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। अरे क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। तो फाइनली हम क्या बना देंगे, प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट बनाया उस प्रोडक्ट को एक्टिव साइड से कर देंगे अलग, एंजाइम अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अलग। अब देखो, जब हम बच्चों यहां से यहां तक देखेंगे तो क्या हो रहा है, क्या ये सबस्ट्रेट है। यहां से यहां तक देखेंगे तो क्या ये सबस्ट्रेट है, क्या ये प्रोडक्ट है। ना तो प्रोडक्ट है और ना क्या है, सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के अंदर तो नॉर्मल सारे बॉन्ड थे, लेकिन यहाँ पे हमने बॉन्ड को ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया है। मतलब अभी ये यहां से लेके जब भी ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट होते और न्यू बॉन्ड फॉर्म होना स्टार्ट हो गए और फाइनली जब न्यू बॉन्ड फॉर्म हो जाते वहां तक रिएक्शन है और रिएक्शन या फिर बोलूं ये कंपाउंड है, कंपाउंड स्टेबल होगा या अनस्टेबल, कैसा रहेगा, अनस्टेबल। कोई ये स्टेबल कंडीशन के अंदर नहीं है, अनस्टेबल है। तो मैं बोलूंगा ट्रांजिशन स्टेट है। उस ट्रांजिशन स्टेट से लेकर जब तक प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो जाता है वहां तक रिएक्शन के अंदर जो कंपाउंड रहेगा वो स्टेबल रहेगा या अनस्टेबल, अनस्टेबल। तो हम बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट पे जाते ही, ट्रांजिशन स्टेट पे जाते ही सबस्ट्रेट है या फिर बोलो जो भी कंपाउंड है वो कंपाउंड क्या हो जाता है, अनस्टेबल। हेलो, समझ में आया क्या कुछ। चलो इसको एक ग्राफ से समझ लेते हैं जो एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है। जब एनसीईआरटी के ग्राफ को लेते तो ग्राफ के अंदर आप देखोगे तो बच्चे एक्स एक्सिस से उसके ऊपर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन दे रखा रहेगा। क्या मिलेगा, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। और बच्चों वाई एक्सिस के ऊपर लिखा हुआ मिलेगा पोटेंशियल एनर्जी। वाई एक्सिस पे क्या मिलेगा, पोटेंशियल एनर्जी। अब इधर ध्यान दो सारे, ध्यान इधर रहना चाहिए, ध्यान से सुनना। हमने एक लाइन बोली थी, याद हो तो, मैंने ये बोला था जब भी एंजाइम की प्रेजेंस में हम रिएक्शन को रन करते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है एंजाइम, लोअरिंग डाउन। उसी बात को हम समझने के लिए ग्राफ बना रहे। तो एक ग्राफ तो हम लेंगे, एक रिएक्शन तो चलाएंगे विद एंजाइम और दूसरी रिएक्शन चलाएंगे विदाउट एंजाइम और दोनों में कंपैरिजन करेंगे कि रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए किसमें एनर्जी इनपुट ज्यादा करनी पड़ेगी और किसमें कम। अगर बच्चों एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्शन को रन करें और एनर्जी अगर कम इनपुट करनी पड़ रही है तो मैं बोलूंगा रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए एंजाइम और एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देते हैं, लोअरिंग डाउन। हेलो, सबसे पहले हम रिएक्शन समझने जा रहे हैं वो बच्चे विदाउट एंजाइम। क्या, विदाउट एंजाइम। आप पहले मुझे बताओ विदाउट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन क्या रिएक्शन रन हो सकती है, नहीं। तो हम यहां पर ले रहे हैं कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ये है, तो ये क्या है बच्चे, सबस्ट्रेट। अब जब ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन थी विदाउट एंजाइम हम रिएक्शन रन कर रहे हैं तो बच्चे हम एनर्जी इनपुट कर रहे हैं। जब एनर्जी इनपुट कर रहे थे और एनर्जी इनपुट करते करते बच्चे इतनी एनर्जी इनपुट की तब जाके जो सबस्ट्रेट था उस सबस्ट्रेट के ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हुए। जब यहां पर जाके सबस्ट्रेट के ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हुए तो इस पॉइंट को क्या बोलोगे बच्चों, क्या ट्रांजिशन स्टेट बोलोगे। इस पॉइंट को क्या बोला जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट। यानी ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट पे पहुंचे तब क्या रिएक्शन स्टार्ट हुई है। अब रिएक्शन जाके क्या हुई है, स्टार्ट। यानी जो सबस्ट्रेट और सबस्ट्रेट के ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होना हो गए हैं स्टार्ट। अगर बच्चों ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो गए तो अब अपने आप ओल्ड बॉन्ड टूटेंगे और न्यू बॉन्ड फॉर्म होंगे। ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होंगे, न्यू बॉन्ड फॉर्म होंगे, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होंगे, न्यू बॉन्ड फॉर्म होंगे और फाइनली क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट। अरे फाइनली क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट। ये जो आपने ग्राफ बनाया है ये विद एंजाइम है या विदाउट एंजाइम, विदाउट एंजाइम। अब अगर हम विदाउट एंजाइम रिएक्शन को रन कर रहे हैं
तो रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी इनपुट की, एक्टिवेशन एनर्जी इनपुट की, वो क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहां से? बिल्कुल बच्चों, यहां से लेकर यहां तक जो हम एनर्जी इनपुट करें वो क्या रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए करें? अरे बोलो, तो इसको क्या बोला जाएगा? एक्टिवेशन, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। ठीक है, यानी विदाउट एंजाइम जब रिएक्शन हमने रन की तो उसको एक्टिवेट करने के लिए ये हमने एनर्जी इनपुट की है। उसके बाद में नेक्स्ट, एंजाइम, उस एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्शन को रन करें, यानी विद एंजाइम हम रिएक्शन को रन करें। जब हम विद एंजाइम रिएक्शन को रन करें तो बच्चों वहां पर भी क्या एनर्जी इनपुट करनी पड़ेगी? कोई भी रिएक्शन है उसको स्टार्ट करने के लिए हमें एनर्जी इनपुट करनी पड़ती, तो यहां पर भी एनर्जी इनपुट करेंगे। और जब एनर्जी इनपुट करें तो बच्चे एनर्जी इनपुट करते करते यहां पर पहुंचे इस जगह पे, तो रिएक्शन क्या हो गई थी? स्टार्ट। जब रिएक्शन स्टार्ट हुई तो क्या ये ट्रांजिशन पॉइंट है? अरे कौन सा पॉइंट है ये? ट्रांजिशन। क्या इसको ट्रांजिशन स्टेट बोलेंगे? अब ट्रांजिशन स्टेट पे पहुंचने के बाद में रिएक्शन में अपने आप ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होंगे, न्यू बॉन्ड फॉर्म होंगे, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होंगे, न्यू बॉन्ड फॉर्म होंगे, और फिर क्या बन जाएगा? फाइनली प्रोडक्ट। ये जो आप लोगों ने ग्राफ देखा है, ये ग्राफ किसका है? विथ एंजाइम या विदाउट एंजाइम? विथ एंजाइम। और विथ एंजाइम जब रिएक्शन हमने रन की तो बच्चों इसको एक्टिवेट करने के लिए एनर्जी विदाउट एंजाइम के कंपैरिजन में मोर या लेस? लेस। तो जब भी एंजाइम और एंजाइम बच्चे रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते तो एक्टिवेशन एनर्जी को लोवरिंग डाउन करते हैं या इंक्रीज करते हैं? लोवरिंग डाउन। क्या कम कर रहे हैं? अरे बोलो, तो मैं बोलूंगा ये जो एनर्जी है वो एनर्जी कौन सी है? एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम। क्या दोनों को आप अच्छे से आइडेंटिफाइड कर सकते हो? क्या दोनों जो ग्राफ है आपको अच्छे से समझ में आए हैं? अरे बोलो, तो हम क्या ये बोल सकते हैं कि किसी भी रिएक्शन को ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचाने के लिए ही एनर्जी इनपुट करनी पड़ती है, उसके बाद में एनर्जी इनपुट करने की जरूरत नहीं है। फिर रिएक्शन अपने आप रन होती है और एनर्जी उल्टा रिलीज होती है। एनर्जी फिर इनपुट नहीं की जाती, अपने आप फिर ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते हैं, न्यू बॉन्ड फॉर्म होते हैं और रिएक्शन के अंदर एनर्जी रिलीज होती है। तो देखो इधर, जब हम बच्चों यहां से यहां तक जा रहे हैं तो क्या एनर्जी इनपुट कर रहे हैं? फिर बच्चों ट्रांजिशन स्टेट और ट्रांजिशन स्टेट से प्रोडक्ट तक पहुंच रहे हैं, तो यहां तक एनर्जी रिलीज हो रही है या फिर इनपुट करें? रिलीज। अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो जितनी हमने रिएक्शन उस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए इनपुट की थी उससे ज्यादा एनर्जी क्या हो जाती है? रिलीज। तो कंप्लीट रिएक्शन को क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। कई लोग बोलेंगे सर एंडोथर्मिक बोलेंगे, उनका भी डाउट है वो दूर करते हैं। बच्चों रिएक्शन उस रिएक्शन को एक्टिवेट किया और ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचा तो रिएक्शन कैसी है? एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? एंडोथर्मिक। यानी ट्रांजिशन स्टेट तक रिएक्शन कैसी है? एंडोथर्मिक। लेकिन ट्रांजिशन स्टेट से लेके प्रोडक्ट तक रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक। हमने रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए 5 यूनिट एनर्जी इनपुट की। कितनी? 5 यूनिट। फिर बच्चों 5 यूनिट एनर्जी इनपुट करती रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंच गई। अगर ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंच गई तो अब इनपुट करने की जरूरत नहीं है। अब ट्रांजिशन स्टेट से प्रोडक्ट तक हम गए तो 10 यूनिट एनर्जी रिलीज हो गई। आपने यूज में कितनी ली? 5। रिलीज कितनी होगी? 10। आपके पास नेट गेन कितना हुआ? 5। यानी उल्टी एनर्जी क्या हुई है? रिलीज हुई है। आपने यूज में लिया उससे ज्यादा क्या होगी? रिलीज। तो हम बोलेंगे कंप्लीट रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक। कंप्लीट कैसी है? एक्सोथर्मिक। लेकिन स्टार्टिंग में कैसी रहेगी? एंडोथर्मिक। बाद में कैसी होगी? एक्सोथर्मिक। कंप्लीट रिएक्शन कैसी रहेगी बच्चे? एक्सोथर्मिक। क्लियर है? जो आपके सामने ये ग्राफ है, इस ग्राफ से बच्चों 2 टाइम्स क्वेश्चन आया हुआ है। एक बार तो है 2010 के अंदर और एक बार बाद में आया है। जब आप लोग देखोगे मॉड्यूल के अंदर तो मॉड्यूल के अंदर कुछ कुछ क्वेश्चन मिलेंगे सेकंड एक्सरसाइज के अंदर। एक तो क्वेश्चन नंबर 11 मिलेगा और एक मिलेगा क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपसे लेबलिंग करवाई गई है। क्या लेबलिंग? बहुत इजी लेबलिंग है। जो एनसीईआरटी की लेबलिंग है वही यहाँ पे कराई गई है। आप आराम से इस लेबलिंग को कर सकते हो। आपको आइडेंटिफाइड करना है एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम और विदाउट एंजाइम। क्या कर सकते हो? जहां पे
एनर्जी ज्यादा इनपुट करे वो क्या है, विदाउट एंजाइम, और जहां पे एनर्जी कम इनपुट करे वो क्या है, विद एंजाइम। अरे ठीक है। और जब यहाँ पे पहुंचेंगे तो जो टॉप के ऊपर पहुंच रहे हैं तो रिएक्शन स्टार्ट हो रही है, तो उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन स्टेट। और एंड के बाद एंड पे क्या बनेगा, प्रोडक्ट। अरे ठीक है, हो जाएगा। अरे बोलो। उसके बाद में आप क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व कीजिए। अगर आपका 11 नंबर क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा तो इस ग्राफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। जल्दी से करो। हो गया है? क्या गया आंसर, फोर्थ। ठीक है, फिर तो सभी का फोर्थ गया है, कईयों का टू तो नहीं गया है, हैं? पक्का? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को मिलेगा, वो मिलेगा बच्चे एक्शन ऑफ एंजाइम नेचर या नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन के अंदर क्या है वो समझते हैं। जब बच्चों आप लोगों से पूछा जाए कि जब भी एंजाइम और एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर सबस्ट्रेट बाइंड होगा तो उसके बाद में क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स। अरे क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में जो सबस्ट्रेट है उस सबस्ट्रेट के ओल्ड बॉन्ड को क्या ब्रेक किया जाएगा। ओल्ड बॉन्ड को ब्रेक करना जहां पे जिस पॉइंट पे स्टार्ट करेंगे उस पॉइंट को क्या बोला जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट। अगर ट्रांजिशन स्टेट पे पहुंच गए तो स्टेबल कंडीशन रहेगी, अनस्टेबल, अनस्टेबल। अब कहां तक अनस्टेबल रहेगी, जब तक प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो जाए। जब तक प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो जाए वहां तक कंडीशन कैसी रहेगी, अनस्टेबल। जब बच्चों कंप्लीटली प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा तो क्या वापस स्टेबल कंडीशन आ गई। अरे बोलो, यही समझने जा रहे हैं। नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। बच्चों नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन के बारे में आप लोगों को पहले ही मैंने बता दिया है, लेकिन एक बार और समझो। ये एंजाइम की क्या है, एक्टिव साइट। इस एक्टिव साइट के ऊपर क्या बाइंड होगा, सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट बाइंड होने के बाद में क्या टाइट कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो सबसे पहले एंजाइम आया और इस एंजाइम के साथ में क्या अटैच हो रहा है, सबस्ट्रेट। जब सबस्ट्रेट बाइंड हुआ तो फिर एंजाइम उस एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर अल्ट्रेशन हुए, चेंजेज हुए, और चेंजेज होने के बाद में इस एंजाइम ने सबस्ट्रेट के साथ में क्या बना लिया, टाइट कॉम्प्लेक्स। अगर टाइट कॉम्प्लेक्स बनाया तो इस कॉम्प्लेक्स को नाम देंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब बच्चों जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना है तो हम एनर्जी इनपुट करेंगे। एनर्जी इनपुट करेंगे क्यों, क्या रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। क्या उस एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी बोला जाएगा। जिस पॉइंट के ऊपर बच्चों ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट होंगे वहां पे क्या रिएक्शन स्टार्ट हो रही है, उस पॉइंट को क्या बोला जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट तक ले जाने के लिए जो एनर्जी हम इनपुट कर रहे हैं उस एनर्जी को क्या बोला जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर है। अगर बच्चों ट्रांजिशन स्टेट तक रिएक्शन पहुंच गई तो अब ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते जाएंगे और न्यू बॉन्ड फॉर्म होते जाएंगे। क्या अपने आप ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, न्यू बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, और फाइनली ये सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो अभी भी क्या बच्चे एंजाइम के साथ में अटैच है, और अगर एंजाइम के साथ में अटैच है तो एंजाइम और प्रोडक्ट दोनों क्या बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स। तो इसको क्या बोल दिया जाएगा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। अब बच्चों धीरे धीरे इस एक्टिव साइट को किया जाएगा लूज। जब लूज करेंगे एक्टिव साइट को तो क्या सब ये जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट क्या अलग हो जाएगा और एंजाइम हो जाएगा अलग। तो हम बोलेंगे एंजाइम क्या हो गया है अलग और प्रोडक्ट क्या हो गया है अलग। अब इस एंजाइम के एक्टिव साइट के ऊपर कोई अनदर सबस्ट्रेट आके बाइंड होगा और फिर से ये सेम टू सेम प्रोसेस होगी रन। अरे ठीक है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि इन दोनों कॉम्प्लेक्स में से शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट या फिर एंजाइम प्रोडक्ट। एंजाइम प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बनते ही बच्चों फिर क्या होती है, एक्टिव साइट लूज होने लगती है, यानी ये शॉर्ट टाइम के लिए कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है जी, ये पूरी प्रोसेस समझ में आती है। लेकिन स्टूडेंट के एक यहाँ पे बड़ा डाउट रहता है, जब भी ये रिएक्शन लिखता हूं रिएक्शन को देखता है और फिर उसका क्वेश्चन आता है, सर आपने रिएक्शन के अंदर एक जगह रिवर्सिबल बनाया है बाकी जगह इरिवर्सिबल बनाया है, ऐसा क्यों। ये जो रिवर्सिबल बनाया है
ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स तक ही बना है, उसके बाद में आपने इरिवर्सिबल रिएक्शन लिखी है, गलती से लिखा है, या फिर ऐसा ही होता है? ऐसा ही होता है। क्यों होता है ऐसा ही? हाँ जी, और कोई? अच्छा, प्रयास था। और अरे बोलो, सुनो, मैं ही करता हूं प्रयास, आप मत करना है ना। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया है, यानी एंजाइम के एक्टिव साइट के ऊपर सबस्ट्रेट आके बाइंड हो गया। अब बाइंड तो हो गया है, लेकिन एंजाइम उस एंजाइम के रिगार्डिंग टेम्परेचर नहीं है। एंजाइम को वर्क करने के लिए जो पीएच चाहिए वो पीएच नहीं है। तो फिर बच्चों, इस सबस्ट्रेट को ये एंजाइम प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आप लोगों को बता रखा है एवरी एंजाइम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और स्पेसिफिक पीएच के ऊपर ही अपनी ऑप्टिमम एक्टिविटी शो करता है। यस और नो? अगर उसके रिगार्डिंग टेम्परेचर और पीएच नहीं है तो बच्चे वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकता, तो फिर अपनी एक्टिव साइट को करता है लूज, और लूज करेगा तो क्या सबस्ट्रेट अलग हो जाएगा और बच्चे एंजाइम क्या हो जाएगा? अलग। ये इस कंडीशन के अंदर ही बच्चों रिवर्सिबल होती है। अगर एक बार ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो गए तो फिर आगे रिवर्सिबल नहीं रहेगी, रिएक्शन आगे ही बढ़ेगी, और आगे बढ़ेगी तो क्या बनेगा? एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, और फिर इससे क्या बन जाएगा? एंजाइम अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? अलग। लेकिन इसके लिए अगर सूटेबल टेम्परेचर और सूटेबल पीएच नहीं होगी तो फिर रिएक्शन क्या हो जाती है? रिवर्सिबल। एंजाइम और सबस्ट्रेट क्या हो जाते हैं? अलग। अरे ठीक है, अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चे कोफैक्टर। क्या आता है? कोफैक्टर। कोफैक्टर के बारे में समझते हैं। एंजाइम, एंजाइम की बात करें तो बच्चों एंजाइम टू टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? टू टाइप के। एंजाइम आप लोगों को टू टाइप के मिलेंगे, इधर ही ध्यान रखेंगे सारे। एंजाइम कितने टाइप के मिलेंगे? टू टाइप के। आपने प्रोटीन पढ़ा था, प्रोटीन कितने टाइप के थे? टू टाइप के। एक तो सिंपल प्रोटीन था, दूसरा क्या था? कॉन्जुगेटेड। पढ़ा था ना? यहां पर भी एंजाइम भी कितने टाइप के? टू टाइप के। एक तो होते हैं बच्चे सिंपल एंजाइम। क्या होते हैं? सिंपल एंजाइम। और दूसरे होते हैं, वो होते हैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम। कॉन्जुगेटेड एंजाइम, इन कॉन्जुगेटेड एंजाइम को बोला जाता है होलो एंजाइम। अरे क्या बोला जाता है? होलो एंजाइम। अब देखो सिंपल एंजाइम और बच्चे होलो एंजाइम के अंदर डिफरेंस क्या होता है? सिंपल एंजाइम और सिंपल एंजाइम रखते हैं बच्चे ओनली प्रोटीन, यानी ओनली किससे बने होते हैं? प्रोटीन। जो प्योरली प्रोटीन से बने हुए एंजाइम है उसको क्या बोला जाता है? सिंपल एंजाइम। और सिंपल एंजाइम के एग्जांपल पेप्सिन, ट्रिप्सिन, नाम सुना है? ये बच्चे ओनली किससे बने होते हैं? प्रोटीन से। तो इन एंजाइम को क्या बोला जाएगा? सिंपल एंजाइम। कॉन्जुगेटेड एंजाइम की बात करें तो इनके अंदर एक पार्ट तो क्या होता है? प्रोटीन, और दूसरा पार्ट रहता है, वो रहता है नॉन प्रोटीन, यानी टू पार्ट से ये मिलके बने होते हैं। अगर बच्चों प्रोटीन के साथ में नॉन प्रोटीन पार्ट भी एंजाइम में, तो उस एंजाइम को क्या बोला जाएगा? कॉन्जुगेटेड। और जब हम कॉन्जुगेटेड को देखेंगे तो इसके अंदर टू पार्ट है, एक तो क्या प्रोटीन है और दूसरा क्या है? नॉन प्रोटीन। जो प्रोटीन पार्ट होता है उसको बोला जाता है एपो एंजाइम। अरे क्या बोला जाता है? एपो एंजाइम। तो एपो एंजाइम और एपो एंजाइम, होलो एंजाइम का कौन सा पार्ट है? प्रोटीन या नॉन प्रोटीन? प्रोटीन। और जो बच्चों नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, इस नॉन प्रोटीन पार्ट को बोला जाता है कोफैक्टर। क्या बोला जाता है? कोफैक्टर। तो कोफैक्टर किसको बोलेंगे? क्या नॉन प्रोटीन पार्ट को बोलेंगे? और बोलो, तो होलो एंजाइम में, होलो एंजाइम किससे बना होता है? क्या बच्चे ये होलो एंजाइम बना होगा वो एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर? और बोलो, अब जो कोफैक्टर, कोफैक्टर भी बच्चों होते हैं थ्री टाइप के। कितने टाइप के होते हैं? थ्री टाइप के। थ्री टाइप के होते हैं तो कौन कौन से? पहला है कोएंजाइम। क्या है बच्चे? कोएंजाइम। कोएंजाइम के बाद में सेकंड नंबर पे हम ले रहे हैं यहाँ पे मेटल एक्टिवेटर। क्या ले रहे हैं बच्चे? मेटल एक्टिवेटर। मेटल एक्टिवेटर ले रहे हैं। और बच्चे थर्ड है, वो है प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या है? प्रोस्थेटिक ग्रुप।
प्रोस्थेटिक ग्रुप है, तीनों के बारे में डिटेल में बात करते हैं, ध्यान इधर ही होना चाहिए सभी का। कोएंजाइम प्रोटीन पार्ट रहेगा या नॉन प्रोटीन? नॉन प्रोटीन। प्रोटीन पार्ट तो कौन सा है? एपोएंजाइम। और ये नॉन प्रोटीन पार्ट है, क्या इस प्रोटीन पार्ट के साथ में अटैच रहता है? एक्चुअल में कोफैक्टर का वर्क क्या होता है बच्चे? एपोएंजाइम है, इस एपोएंजाइम को एक्टिवेट करना। यानी अगर एंजाइम है, इस एंजाइम को एक्टिवेट करना है, तो एक्टिवेट करने के लिए उसके साथ में क्या रहता है? नॉन प्रोटीन पार्ट। और इस नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या बोला जाता है? कोफैक्टर। कोएंजाइम है, ये कोएंजाइम की अगर नेचर देखेंगे तो इनकी नेचर होती है बच्चे ऑर्गेनिक। कैसे होते हैं ये? ऑर्गेनिक। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। कैसे कंपाउंड होते हैं? ऑर्गेनिक। और बच्चों ये एपोएंजाइमस एपोएंजाइम के साथ में लूजली बाउंड होते हैं। कैसे बाउंड होते हैं? लूजली। लूजली बाउंड होंगे किसे? एपोएंजाइम से। एपोएंजाइम से लूजली बाउंड होंगे। लूजली बाउंड क्यों बोला है? देखो ये एंजाइम है, इस एंजाइम की एक्टिव साइट है, इस एक्टिव साइट के ऊपर बच्चे एक्टिव साइट है, इस एक्टिव साइट के ऊपर कभी भी कोई एंजाइम आके बाइंड नहीं होगा। ये एपोएंजाइम है। क्या है? एपोएंजाइम। अब इस एपोएंजाइम के यहां बाहर एक्टिव साइट के ऊपर कौन अटैच होगा? कोएंजाइम। यहां पे अटैच हुआ, सबस्ट्रेट आके बाइंड हुआ। सबस्ट्रेट आके बाइंड होते ही ये कोएंजाइम क्या करेगा? रिएक्शन को एक्टिवेट। और जब रिएक्शन एक्टिवेट हो जाएगी तो ये कोएंजाइम यहां से क्या हो जाएगा? अलग। अगर अलग हो गया, रिएक्शन स्टार्ट होती, ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचते ही ये ट्रांजिशन स्टेट पे पहुंचा ही, और पहुंचते ही अगर कोएंजाइम अलग हो रहा है तो बताओ लूजली बाउंड है या टाइटली? लूजली। तो कैसे रहता है बच्चे? लूजली बाउंड रहता है। इसके अलावा कोएंजाइम और कोएंजाइम की अगर बात की जाए तो ये किससे बने होते हैं? ये मोस्टली होते हैं डेरिवेटिव बच्चे विटामिन के। यानी विटामिन के मोस्टली क्या होते हैं? डेरिवेटिव। और इन कोएंजाइम के अगर टाइप देखेंगे तो कोएंजाइम फर्स्ट, कोएंजाइम सेकंड। कोएंजाइम फर्स्ट का एग्जांपल आप लोगों को मिलेगा एनएडी। क्या मिलेगा? एनएडी। कोएंजाइम सेकंड का एग्जांपल मिलेगा एनएडीपी। क्या मिलता है? एनएडीपी। नाम सुने क्या आपने? ये एनएडीपी कोएंजाइम कहां मिलता है? ये मिलता है क्लोरोप्लास्ट में। और एनएडी कहां मिलेगा? क्लोरोप्लास्ट के अलावा जितना भी पार्ट है सेल का उसके अंदर क्या मिलेगा? एनएडी। क्या आपने एफएडी का भी नाम सुना है? ये भी क्या होता है बच्चे? कोएंजाइम। क्या आपने एफएमएन का नाम सुना है? ये भी क्या होता है? कोएंजाइम। क्या आप लोगों ने कोएंजाइम ए का नाम सुना है? वो भी क्या होता है? कोएंजाइम। क्या आप लोगों ने कोएंजाइम क्यू का नाम सुना है? वो भी क्या होता है बच्चे? कोएंजाइम। तो ये सारे क्या होते हैं? कोएंजाइम। और ये किसके साथ में एसोसिएट रहते हैं? एंजाइम यानी एपोएंजाइम के साथ में। और एपोएंजाइम के साथ में लूजली बाउंड होकर रिएक्शन को क्या करते हैं बच्चे? स्टार्ट। अरे ठीक है। अगला मेटल एक्टिवेटर। नाम से पता चल रहा है कि ये ऑर्गेनिक होंगे या इनऑर्गेनिक? इनऑर्गेनिक। तो मेटल एक्टिवेटर क्या होते हैं बच्चे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। आप लोगों ने रेस्पिरेशन वाला चैप्टर पढ़ा, और रेस्पिरेशन वाले चैप्टर के अंदर बहुत सारी स्टेप पढ़ी। स्टेप्स में एंजाइम थे। उन एंजाइम के साथ में कुछ बच्चों मिनरल्स के नेम लिखे हुए थे। Mg++, आयरन लिखे हुए थे ना। कई लोग तो पूछने भी आ गए थे, सर इनका क्या यूज है। कई तो पूछने भी आए थे, ये मास्टर ने बताया नहीं, ये पूछते हैं चलो। वो इसलिए नहीं बताया था क्योंकि उस टाइम आपको समझ में नहीं आता, अब आएगा। जो आप लोगों को एंजाइम के साथ में मेटल लिख के दिए गए थे वो उनके क्या होते हैं? मेटल एक्टिवेटर। अरे क्या होते हैं? मेटल एक्टिवेटर। यानी एपो एंजाइम के साथ में अगर मेटल्स बाइंड होंगे तो बच्चे को एंजाइम कौन रहेगा? को फैक्टर कौन रहेगा? मेटल एक्टिवेटर। जैसे आप लोगों ने हेक्सोकाइनेज एंजाइम देखा था, उस हेक्सोकाइनेज एंजाइम के साथ में क्या मैग्नीशियम बाइंड होता है? तो हेक्सोकाइनेज एंजाइम का मेटल एक्टिवेटर क्या है? मैग्नीशियम। अब बच्चों ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जब एपो एंजाइम के साथ में बाउंड होंगे तो ये भी कैसे बाउंड होंगे? लूजली। लूजली बाउंड होते हैं किससे बच्चे? एपो एंजाइम से। अब ये एपो एंजाइम से जब लूजली बाउंड होते हैं तो ये कैसे रिएक्शन को रन करते हैं वो समझा रहा हूं, अच्छे से समझना। ये बच्चों आपको मैंने बना के दिखाया है एंजाइम, और ये एंजाइम की है एक्टिव साइट। क्या है? एक्टिव साइट। इस एक्टिव साइट के ऊपर आप लोग जानते हो क्या स्पेसिफिक अमाइनो एसिड की सीक्वेंस रहेगी? अमाइनो एसिड की जो सीक्वेंस रहेगी क्या स्पेसिफिक रहेगी? अरे बोलो। अब बच्चों इस एक्टिव साइट से एक अमाइनो एसिड की चेन फॉर्म होती है, और वो चेन है साइड चेन बनती है। वो साइड चेन कहां जाती है?
क्या एक्टिव साइड से बाहर जा रही है? अरे बोलो, ये क्या है? अमाइनो एसिड साइड चेन, और ये अमाइनो एसिड साइड चेन है, वो कहां आ गई है? क्या एक्टिव साइड से बाहर आ गई है? जो अमाइनो एसिड चेन एक्टिव साइड से बाहर आई है, इसी के ऊपर बच्चों बाइंड होता है क्या? मेटल। क्या बाइंड होता है? मेटल। मेटल बाउंड रहता है, यानी इसे अटैच रहता है। अब ये जो एक्टिव साइट है, इस एक्टिव साइट के ऊपर क्या बाइंड होगा? सबस्ट्रेट। अरे बोलो, सबस्ट्रेट बाइंड होगा। तो रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए यहां पर कौन है? क्या मेटल है? तो ये मेटल सबस्ट्रेट के साथ में भी बॉन्डिंग करता है, और सबस्ट्रेट के साथ में बॉन्डिंग करता है, तो उस बॉन्डिंग को बोला जाता है कोऑर्डिनेशन। क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन और कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग के साथ में बच्चों किससे बाइंड हो गया है? सबस्ट्रेट से। ये सबस्ट्रेट कहां अटैच होगा? एक्टिव साइट के ऊपर। हेलो, कहां अटैच हो रहा है? एक्टिव साइट पे। जब एक्टिव साइट पे अटैच हुआ, तो ये मेटल क्या करेगा? रिएक्शन को ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचाएगा, और ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचते ही यहां से मेटल क्या हो जाएगा? अलग। क्या एक्टिव साइट के अंदर है या बाहर है? बाहर। तो क्या आसानी से अलग हो जाएगा? यानी रिएक्शन को एक्टिवेट करते ही रिएक्शन है, उस रिएक्शन से क्या हट जाता है? अगर रिएक्शन से हट जाता है तो बताओ ये लूजली बाउंड होगा या टाइटली? लूजली। ठीक है जी, अरे क्लियर है? अब देखो, अगर हम बात करें मेटल एक्टिवेटर की, तो बहुत सारे मेटल एक्टिवेटर थे। उनके अंदर एक था आयरन। आप नेक्स्ट पेज निकालो अपने मॉड्यूल का, उस मॉड्यूल के अंदर एक टेबल मिलेगी, ऊपर ही ऊपर मिल रही है, याद कर लेना इसको। फिर भी सुनो कुछ के नाम जो आपको कभी भूलकर नहीं भूलने हैं। पहला, आयरन। आयरन, उस आयरन किस किस को एक्टिवेट करता है? साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। किसको करता है? साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। क्या बच्चों आयरन है, वो आयरन आप लोग जब क्रेब साइकिल पढ़ रहे थे तो क्या वहां पे भी था? किसके साथ में था? एकोनिटेज। एकोनिटेज एंजाइम है, उसको एक्टिवेट कौन करता है? आयरन। ठीक है, ये याद रखना है। उसके कॉपर। कॉपर है, कॉपर बच्चों एक्टिवेटर होता है किसका? साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। सी ऑक्सीडेज है, उसके एक्टिवेटर कितने? 2। तो क्या है? आयरन, और दूसरा क्या है? कॉपर। ठीक है, ये जो आप लोगों को अंडरलाइन करके दे रखा है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, मतलब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी एनसीईआरटी से लिया गया है। कहां से लिया गया है? एनसीईआरटी से। उसके बाद में जब आगे जाओगे तो मिलेगा जिंक। मिल रहा आपको? जिंक। और जिंक बच्चों मेटल एक्टिवेटर होता है, वो होता है एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज का। नाम सुना है क्या आपने? एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज क्या? अल्कोहल फर्मेंटेशन में यूज में आता है। और अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज का मेटल एक्टिवेटर क्या होता है? जिंक। इसके अलावा कार्बोक्सी पेप्टाइड्स का भी होगा। ये दोनों आपको एनसीईआरटी के अंदर मिलेंगे। कौन कौन से? अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज और कार्बोक्सी पेप्टाइड। तो दोनों को याद रखना है। मेटल एक्टिवेटर कौन होता है? जिंक। उसके बाद में आप लोग देखोगे तो मिलेगा मैग्नीशियम। क्या मिल रहा है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम बच्चों मेटल एक्टिवेटर, जितने भी काइनेज होते, जितने भी काइनेज है, उन काइनेज का मेटल एक्टिवेटर कौन होता है? मैग्नीशियम। जैसे हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, पायरुवेट काइनेज, इन सब का मेटल एक्टिवेटर कौन होता है? मैग्नीशियम। इसके अलावा क्या आप लोगों ने पेप्केज एंजाइम पढ़ा है? उसका भी मेटल एक्टिवेटर कौन होता है? मैग्नीशियम। क्या रूबिस को पढ़ा है? उसका भी मेटल एक्टिवेटर कौन होता है? मैग्नीशियम। क्या आपने डीएनए पॉलीमरेज पढ़ा है? उसका भी मेटल एक्टिवेटर कौन होता है? मैग्नीशियम। क्या आपने आरएनए पॉलीमरेज पढ़ा है? उसका भी मेटल एक्टिवेटर कौन होता है? मैग्नीशियम। अगला है बच्चे मोलिब्डेनम। क्या है? मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम में, ये मोलिब्डेनम बच्चों नाइट्रोजनेज एंजाइम है, उसका मेटल एक्टिवेटर होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम के अंदर कि नाइट्रोजनेज एंजाइम का मेटल एक्टिवेटर कौन है? मोलिब्डेनम। जो बताएं वो याद कर लेना। ठीक है, अरे ठीक है। और ये याद करोगे यहाँ पे तो आपके आगे भी काम में आएंगे। कहां पर? मिनरल वाले चैप्टर में, क्योंकि मिनरल वाले चैप्टर में यही मिनरल आएंगे, और इन्हीं के आप लोगों को फिजियोलॉजिकल रोल बताए जाएंगे, यही कि कौन से एंजाइम को कौन सा मिनरल एक्टिवेट करता है। ठीक है बच्चों, आगे प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप है, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप बच्चों इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? ऑर्गेनिक भी। तो ये ऑर्गेनिक भी होते हैं, और क्या होते हैं बच्चे? इनऑर्गेनिक भी। अब देखो जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, प्रोस्थेटिक ग्रुप
एपो एंजाइम के साथ में टाइटली बाउंड होता है। कैसे रहता है बच्चे? टाइटली बाउंड। टाइटली बाउंड रहेगा किसके साथ में? एपो एंजाइम के साथ में। तो कैसे, वो समझिए जरा। यहां पे बता देता हूं इस जगह पे। ये आपके सामने मैंने बनाया बच्चे एपो एंजाइम। अरे क्या बनाया है? एपो एंजाइम। ये एपो एंजाइम बनाया। इस एपो एंजाइम के साथ में एक्टिव साइट है। इस एक्टिव साइट के ऊपर सबसे पहले अटैच होता है, वो अटैच होता है बच्चे प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या अटैच होता है? प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो ये मैंने जो बनाया है वो क्या बनाया है? प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब प्रोस्थेटिक ग्रुप पहले बाइंड हो गया, तो उसके बाद में क्या बाइंड होगा बच्चे? यहां पर आके एक्टिव साइट के ऊपर सबस्ट्रेट। तो ये क्या बाइंड हुआ है बच्चे? सबस्ट्रेट। अब सबस्ट्रेट जब बाद में बाइंड हुआ, तो बताओ क्या ये प्रोस्थेटिक ग्रुप रिएक्शन को कंप्लीट होने के बाद में अलग होगा, या फिर रिएक्शन स्टार्ट करके अलग हो जाएगा? रिएक्शन जब कंप्लीट होगी तो उसके बाद में यहां से अलग हो पाएगा। तो बताओ ये टाइटली बाउंड है या लूजली है? टाइटली। ठीक है जी। प्रोस्थेटिक ग्रुप है, वो प्रोस्थेटिक ग्रुप जैसे हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन के अंदर जो हीम पार्ट है वो उसका क्या है? प्रोस्थेटिक पार्ट। आप लोगों ने नाम सुना होगा बच्चे, पेरोक्सीडेज। पेरोक्सीडेज एंजाइम है, उसके अंदर भी क्या रहता है? प्रोस्थेटिक ग्रुप रहता है। इसके अलावा क्या आप लोगों ने केटेलेज एंजाइम का नाम सुना है? उस केटेलेज एंजाइम के अंदर भी क्या मिलेगा बच्चे? प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है जी। अब सुनो पॉइंट। प्रोस्थेटिक ग्रुप हम देखते हैं हिम में, तो हिम पार्ट के अंदर क्या आयरन होता है? अरे क्या रहता है? आयरन। यानी उसके अंदर क्या है? इनऑर्गेनिक पार्ट। और साथ में क्या ऑर्गेनिक पार्ट भी होता है? अरे बोलो। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, अभी 2019 में आया था शायद। 2019 के अंदर क्वेश्चन आया था, उसमें दो स्टेटमेंट दिए थे। उन दो स्टेटमेंट में से आपको करेक्ट चूज करने थे कौन कौन से थे, और दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट थे। लेकिन स्टूडेंट वो फर्स्ट स्टेटमेंट को इनकरेक्ट मानता है। इनकरेक्ट क्यों मानता है? क्योंकि दिमाग थोड़ा कम लगाता है। उसके अंदर लिखा हुआ है मेटल्स, और फिर क्या लिख रखा है बच्चे? कोएंजाइम। ये प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप के साथ प्रोस्थेटिक है, प्रोस्थेटिक के साथ में क्या रहते हैं? टाइटली बाउंड। तो वो किसके बारे में सोचने लगता है? मेटल और कोएंजाइम के बारे में सोचने लगता है, और बोलता है कि ये तो क्या होते हैं? लूजली बाउंड होते हैं। लेकिन ये बच्चों मेटल है तो एक इनऑर्गेनिक है या ऑर्गेनिक है? इनऑर्गेनिक। और कोएंजाइम है तो क्या है? ऑर्गेनिक। आप लोग जानते हो प्रोस्थेटिक ग्रुप में, प्रोस्थेटिक ग्रुप कैसा हो सकता है? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। क्या दोनों हो सकते हैं? अगर ये दोनों बच्चे एपो एंजाइम के साथ में अटैच होंगे तो क्या उनको प्रोस्थेटिक ग्रुप बोला जाएगा? अब एपो एंजाइम के साथ में मेटल एक्टिवेटर भी है, को एंजाइम भी है, तो ऑर्गेनिक भी और क्या है? इनऑर्गेनिक भी है। और अगर टाइटली बाउंड है तो ये किसकी तरह काम करे? क्या प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह? अरे बोलो। तो स्टेटमेंट करेक्ट था या इनकरेक्ट? करेक्ट था। ठीक है जी। लो सुन के सुना देता हूं। लो क्वेश्चन नंबर 13। कोएंजाइम और मेटल आइंस that is tightly bound to enzyme protein is called prosthetic group। सही बोल रहे हैं गलत? सही। बच्चों कोएंजाइम क्या है? ऑर्गेनिक। मेटल आयन क्या है? इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों ही क्या प्रोस्थेटिक ग्रुप में हो सकते हैं? और अगर ये दोनों अटैच है किसके साथ में? एपो एंजाइम के साथ में, तो क्या इनको प्रोस्थेटिक ग्रुप बोला जाएगा? ये टाइटली बाउंड होंगे या लूजली? टाइटली। ठीक है। नीचे वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, स्टेटमेंट में आपको पहुंच गया है नीचे वाला स्टेटमेंट इजीली। अरे बोलो। चलो आगे चलते हैं। खींचनी है? खींचो जल्दी। पार्ट है, हिम पार्ट के अंदर आयरन है। कैसा है? ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक? इनऑर्गेनिक।
बाकी पार्ट तो क्या रहेगा, प्रोटीन रहेगा नहीं रहेगा। क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। क्लासिफिकेशन बच्चों, क्लासिफिकेशन है, उस क्लासिफिकेशन के बारे में करें तो आईसीयूएन ने, क्या बोल रहा हूं, आईसीयूएन, आईसीयूएन है, उस आईसीयूएन ने एंजाइम्स है, उन एंजाइम्स को 6 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया है। कितने क्लासेस में, 6 क्लासेस, 6 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया है, और 3 to 14 सब क्लासेस के अंदर डिवाइड किया है। यानी सब क्लासेस कितनी है, 3 to 14, और क्लासेस टोटल कितनी है, 6। और बच्चों जब इनका क्लासिफिकेशन किया गया तो 4 डिजिट क्लासिफिकेशन दिया गया। क्या दिया गया, 4 डिजिट क्लासिफिकेशन। आप बोलोगे 4 डिजिट क्लासिफिकेशन क्या होता है। 4 डिजिट क्लासिफिकेशन समझने के लिए आप लोगों को कोई भी एंजाइम है, कोई भी एंजाइम के आपको डिजिट मिलेंगे कितने, 4। वो 4 डिजिट देख के आप उस एंजाइम का क्या कर सकते हो, आइडेंटिफिकेशन। करने का मतलब ये है कि जो आपके सामने 6 क्लासेज होगी, उन 6 क्लासेज के नंबर क्या रहेंगे, फिक्स। यानी जो क्लास 1 नंबर पे पढ़ाऊंगा वो 1 नंबर पे रहेगी, जो 2 नंबर पे पढ़ाऊंगा वो 2 नंबर पे रहेगी, जो 6 नंबर पे पढ़ाई जाएगी वो कहां रहेगी, 6 नंबर पे। यानी क्लासेज के फिक्स किए गए नंबर, सब क्लासेज के नंबर भी क्या किए गए, फिक्स, और सब सब क्लासेज के भी नंबर क्या किए गए, फिक्स, और सब सब क्लासेज के अंदर जो एंजाइम बिठाए गए उन एंजाइम के भी नंबर क्या रखे गए हैं, फिक्स। तो बच्चों जब 4 डिजिट मिलते हैं तो 4 डिजिट के अंदर आप लोगों को टोटल नंबर कितने मिलेंगे, 4। अरे कितने मिलेंगे, 4। ये लिखा 1, ये 2, ये 3, और ये क्या हो गया, 4। जो इनका फर्स्ट डिजिट होता है वो रिप्रेजेंट करता है बच्चे क्लास को, सेकंड डिजिट रिप्रेजेंट करता है बच्चे सब क्लास को, थर्ड डिजिट रिप्रेजेंट करता है सब सब क्लास को, और बच्चे जो फोर्थ डिजिट रिप्रेजेंट करता है वो किसको करता है, एंजाइम को। ठीक है जी, कैसे, समझो जरा। हमने बोला कि ये जो फ्लोर है, इस फ्लोर के ऊपर कितने रूम है, 4। कितने रूम है, 4। 4 रूम है, 4 रूम में से आपका एक रूम, तो 4 रूम में वो क्या हो गई बच्चे, क्या 4 क्लास हो गई है। अरे कितनी क्लास हो गई, 4। 4 क्लास में से आपकी एक क्लास है। इस क्लास को क्या 2 पार्ट डिवाइड कर रखा, एक ये और एक दूसरा ये, तो दोनों ये क्या है, सब क्लास, यस और नो। और सब क्लास है, उन सब क्लास के ऊपर क्या अलग अलग रो है, ये क्या है बच्चे, सब सब क्लास। और इन सब सब क्लास के ऊपर क्या आप लोग बैठे हो, तो आप इंडिविजुअल एक क्या हो, एंजाइम। क्या हो, एंजाइम। क्या समझ में आया। ऐसे ही बच्चे अगर हम हेक्सोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज एंजाइम का, हेक्सोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज एंजाइम के अगर 4 डिजिट देखे तो उसका था 2 7 1 1। क्या होता है, 2 7 1 1। यानी हेक्सोकाइनेज की जो क्लास रहेगी वो कौन सी रहेगी, सेकंड। सेकंड क्लास के अंदर सब क्लास कौन सी होगी, 7। 7 सब क्लास के अंदर सब क्लास कौन सी रहेगी, 1। और 1 सब सब क्लास के अंदर कौन से नंबर का एंजाइम है, फर्स्ट नंबर का। अरे ठीक है, आपको ये 4 डिजिट याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये पता थी कि 4 डिजिट होता क्या है, इसलिए मैंने आपको बताया एनसीईआरटी के अंदर लिख रखा है, इसलिए क्योंकि कहीं को डाउट आएगा कि 4 डिजिट होता क्या है। ठीक है जी, आप ये रटने मत बैठ जाना नंबर, कोई नहीं पूछेगा आपसे कि कौन से एंजाइम की क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम के डिफरेंट डिफरेंट नंबर रहेंगे 4 डिजिट। अरे समझ में आया। बात आती है फिर नोमेनक्लेचर की, तो नोमेनक्लेचर कैसे किया गया, जैसे एंजाइम वर्क कर रहे हैं उनकी जो कैटालिटिक पावर है उसके बेसिस पे उनका क्या किया गया है, नोमेनक्लेचर। तो जब हम एंजाइम से उन एंजाइम्स को क्लासिफाई करते तो एंजाइम की कितनी क्लास बनाई गई है, अरे कितनी बनाई गई है, 6। 6 क्लास में से जो फर्स्ट क्लास है उसको बोला जाता है ऑक्सीडो रिडक्टेज। क्या बोला जाता है, ऑक्सीडो रिडक्टेज, या फिर इसको बोला जाता है डी हाइड्रोजिनेज।
नाम सुना है क्या? डिहाइड्रोजनेज एंजाइम क्या करता है? क्या वन कंपाउंड का ऑक्सीडेशन अनदर का रिडक्शन? अरे बोलो। तो बच्चों जहां पे भी जो एंजाइम रिएक्शन में एक साथ में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करवाता है, वो क्या कौन सी क्लास के अंदर आएगा? ऑक्सीडो रिडक्टेज यानी डिहाइड्रोजनेज के अंदर। और डिहाइड्रोजनेज के एग्जाम्पल में क्या रहेगा? क्या एक तो डिहाइड्रोजनेज ही रहेगा? अरे बोलो। और डिहाइड्रोजनेज के अलावा बच्चे आएगा साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। ये साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करवाता है साथ में। हेलो। जब आप अपना मॉड्यूल देखोगे तो उस मॉड्यूल के अंदर लिखा मिलेगा एक तो एस और एक मिलेगा एस डेस। एस क्या है? सबस्ट्रेट। एक को एस से रिप्रेजेंट किया है तो दूसरे को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एस डेस से। एक का ऑक्सीडेशन हुआ हुआ है पहले से और दूसरे का क्या हुआ है? रिडक्शन। तो बच्चों जिसका रिडक्शन हुआ हुआ है उसके पास के ज्यादा हाइड्रोजन है तो वो ट्रांसफर कर देगा ऑक्सीडाइज वाले को। तो अगली स्टेप के अंदर जब प्रोडक्ट बनेगा तो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ था उसका तो क्या हो जाएगा? रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन हुआ था उसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है ना? आगे नेक्स्ट एंजाइम आता है और नेक्स्ट एंजाइम आता है यहाँ पे ट्रांसफरेज। कौन सा आता है? ट्रांसफरेज। नाम से पता चल रहा है ये ट्रांसफरेज एंजाइम क्या करेगा? क्या बच्चों ग्रुप को ट्रांसफर करेगा। अगर वन कंपाउंड टू अनदर कंपाउंड ग्रुप को ट्रांसफर करता है अदर देन हाइड्रोजन। क्या बोल रहा हूं? अदर देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ग्रुप को ट्रांसफर नहीं करना है। अदर देन हाइड्रोजनस अदर देन हाइड्रोजन को क्या कर रहा है बच्चे? ट्रांसफर। अदर देन हाइड्रोजन को अगर ट्रांसफर किया जा रहा है वन कंपाउंड टू अनदर कंपाउंड तो फिर क्या बोला जाएगा बच्चे? ट्रांसफरेज। इसके भी एग्जाम्पल आपने बहुत पढ़ रखे हैं, एक दो आपके सामने रखो, तैयार हो? सुनो। जब बच्चे हम हेक्सोकाइनेज एंजाइम ले रहे थे तो हेक्सोकाइनेज एंजाइम क्या कर रहा था? क्या एटीपीएस एटीपी से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ले रहा था? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या एक ग्रुप है? अरे बोलो। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लिया और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को लेके क्या ग्लूकोज पे ट्रांसफर किया? और जब ग्लूकोज पे ट्रांसफर किया तो क्या ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना? और यस और नो? इसके अलावा अगर बच्चों को कंपाउंड ऑफ कंपाउंड अमाइनो ग्रुप को वन कंपाउंड टू अनदर कंपाउंड, अगर एंजाइम और एंजाइम अमाइनो ग्रुप को वन कंपाउंड टू अनदर कंपाउंड ट्रांसफर कर रहा है तो क्या वो भी एक ग्रुप को ट्रांसफर कर रहा है? तो उस एंजाइम को भी क्या बोला जाएगा? ट्रांसफरेज। तो मुझे तो बताओ ट्रांसफरेज एंजाइम के एग्जांपल क्या होंगे? क्या एक तो हेक्सोकाइनेज होगा? अरे बोलो। हेक्सोकाइनेज के अलावा क्या फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज भी होगा? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम भी क्या करता है बच्चों? एटीपीएस एटीपी से क्या ले रहा है? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और क्या फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में ऐड कर रहा है और क्या बना रहा है? फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। इसके अलावा क्या बच्चों? ट्रांस एमाइनेज। कौन सा है? ट्रांस एमाइनेज। ये ट्रांस एमाइनेज क्या करता है बच्चे? वन सब्सटेंस से एमाइनो ग्रुप है उसको लेता है और दूसरे सब्सटेंस के ऊपर क्या कर देता है? ट्रांसफर। यानी वन सबस्ट्रेट से क्या लेगा? अमाइनो ग्रुप और अनदर सबस्ट्रेट पे ट्रांसफर कर देगा तो क्या बोला जाएगा? ट्रांस एमाइनेज। और ट्रांस एमाइनेज भी किसका एग्जांपल रहेगा? ट्रांसफरेज। अरे समझ में तो आ रहा है? आगे जो बच्चों आप लोगों को नेक्स्ट मिलेगा वो नेक्स्ट जो क्लास मिलेगी वो थर्ड, और थर्ड क्लास दी गई है हाइड्रोलेजेस। कौन सी दी गई है? हाइड्रोलेजेस। नाम सुना सुना लग रहा है इसका। अगर हाइड्रोजन या फिर बोलूं वाटर की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में? वाटर की प्रेजेंस में अगर सबस्ट्रेट का आप ब्रेक डाउन कर रहे हो तो उन एंजाइम को क्या बोला जाएगा? हाइड्रोलेजेस। और ये हाइड्रोलेजेज एंजाइम कहां पे मिले थे? क्या लाइसोसोम में? अरे कहां मिले थे? लाइसोसोम। तो हमने बोला था कि वो एसिड हाइड्रोलेजेज होते। क्या होते हैं? एसिड हाइड्रोलेजेज। हाइड्रोलेजेज का मतलब क्या बताया था? क्या वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन? अरे बोलो। यानी वाटर की प्रेजेंस में क्या करें? ब्रेक डाउन। अगर वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन कर रहे तो उन एंजाइम को क्या बोला जाएगा? हाइड्रोलेजेज। अब बच्चों हाइड्रोलेजेज के एग्जांपल कौन से होंगे? क्या डाइजेस्टिव एंजाइम। अब डाइजेस्टिव एंजाइम के अंदर कौन से? अगर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कर रहे हैं वाटर की प्रेजेंस में तो क्या कार्बोहाइड्रेज होंगे? अरे बोलो। तो कार्बोहाइड्रेज है, ये कार्बोहाइड्रेज किसका एग्जांपल रहेगा? हाइड्रोलेजेज। अगर बच्चे हम प्रोटीन का डाइजेशन करें वाटर की प्रेजेंस में क्या बोला जाएगा? प्रोटीएज। अरे क्या बोला जाएगा? प्रोटीएज। और क्या अगर फेट का ब्रेकडाउन करें, लिपिड का ब्रेकडाउन करें तो क्या रहेगा? लाइपेज। हेलो।
अगर न्यूक्लिक एसिड का करें तो क्या होगा, न्यूक्लिएज। समझ में तो आ रहा है। नेक्स्ट बच्चों 4 क्लास है, उस 4 क्लास का नाम है लाइज। क्या नाम है, लाइज। इसके अंदर क्या होगा, ये क्या करता है बच्चे, वाटर की एब्सेंस में, ध्यान रखना, वाटर की एब्सेंस में क्या करेगा, ब्रेकडाउन। सबस्ट्रेट और सबस्ट्रेट का वाटर की एब्सेंस में क्या करता है, ब्रेकडाउन। वाटर की प्रेजेंस में नहीं, क्या करता है, वाटर की एब्सेंस में। वाटर को यूज में नहीं लेता, वाटर की एब्सेंस में ब्रेकडाउन करेगा। और ब्रेकडाउन करेगा तो कोई भी सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस को, कोई भी सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। आप लोगों ने देखा भी ऐसा, कहां पे, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जब फ्रक्टोज 1,6 बिस्फोस्फेट बना था, तो उस फ्रक्टोज 1,6 बिस्फोस्फेट को आगे क्या 2 इक्वल कार्बन के अंदर ब्रेक किया गया था। क्या बच्चों 3 PGL एंड DHAP में, वो एंजाइम कौन सा था, लाइज। और लाइज उसका एग्जांपल क्या है, एल्डोलेज। अरे कौन सा है, एल्डोलेज। तो एल्डोलेज और एल्डोलेज क्या करता है, कोई भी सब्सटेंस है, जैसे ये है, इसके ऊपर बच्चों क्या है, एक्स और वाई ग्रुप है, तो ये क्या करेगा एंजाइम, जो एक्स वाई है इनको बाइंड कर देगा, और जो कार्बन कार्बन है इनके बिटवीन क्या कर देगा, डबल बॉन्ड फॉर्म कर देता है। अरे क्या फॉर्म कर देता है, डबल बॉन्ड। हेलो, आगे नेक्स्ट बच्चे 5th, इधर बना रहा हूं, बना दूं, अरे बोलो 5th। और 5th उसका नाम है आइसोमरेज। क्या नाम है, आइसोमरेज। नाम से पता चल रहा है, क्या ये आइसोमर बनाएगा। आइसोमर बनाता है तो कौन कौन से बच्चे, ऑप्टिकल आइसोमर बना सकता है, जियोमेट्रिक आइसोमर बना सकता है, और पोजिशनल आइसोमर बना सकता है। यानी जितने भी आइसोमर बनेंगे, वो आइसोमर बनाएगा तो कौन सा एंजाइम बनाएगा, आइसोमरेज। और आइसोमरेज का एग्जांपल क्या रहेगा, एक तो क्या खुद आइसोमरेज ही है, हेलो, और एक आप लोगों को और पढ़ा है मैंने, म्यूटेज। म्यूटेज क्या करता है, क्या पोजिशनल आइसोमर बनाता है, 3 PGA से क्या 2 PGA बना रहा था, और आपको बोला था मैं क्या बना रही है, पोजिशनल आइसोमर। तो पोजिशनल आइसोमर बनाने के लिए भी कौन रेस्पॉन्सिबल होते हैं, आइसोमरेज। बच्चों नेक्स्ट एंड लास्ट 6, और वो क्या है, लाइगेजेस। ये क्या करेगा, 2 कंपाउंड है, उनके बिटवीन बच्चे बॉन्ड फॉर्म करता है। जैसे कार्बन कार्बन के बिटवीन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, कार्बन नाइट्रोजन के बिटवीन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, कार्बन ऑक्सीजन के बिटवीन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। यानी बॉन्ड फॉर्म करेगा तो कौन करेगा, लाइगेज। और बॉन्ड फॉर्म करने के लिए भी आप लोगों ने एक एंजाइम यूज में लिया था, जिसका नाम है सिट्रेट सिंथेज। याद है क्या, सिट्रेट सिंथेज आप लोगों ने क्रेब्स साइकिल की फर्स्ट स्टेप के अंदर यूज में लिया था। और वो क्या कर रहा था, क्या बच्चे, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को कंडेंस कर रहा था, किसके साथ में, एसिटाइल के साथ में। क्या दोनों को आपस में अटैच कर रहा था। तो कंपाउंड्स या फिर बोलो सबस्ट्रेट को आपस में अटैच करके नेक्स्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, लाइगेज। इसके अलावा आप लोगों ने एक और पढ़ा है, क्या डीएनए लाइगेज। अरे बोलो, डीएनए लाइगेज क्या करता है, क्या डीएनए को डीएनए से बाइंड करवाता है। अरे बोलो, अगर बाइंड करवा रहा है तो कौन सा रहेगा, लाइगेज। ठीक है जी, क्वेश्चन पूछ लूं क्या एक, पक्का। मैं ग्रुप शिफ्टिंग की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, ग्रुप शिफ्टिंग। किसकी बात कर रहा हूं, ग्रुप शिफ्टिंग। अब एंजाइम आपके सामने रखे गए, कितनी क्लास है, 6 क्लासेस जो हैं एंजाइम्स की, उनमें से ग्रुप शिफ्ट करने वाली कौन कौन सी क्लास है, ग्रुप को शिफ्ट कर रही है वन कंपाउंड टू अनदर कंपाउंड। क्या एक तो ट्रांसफरेज है, इसके अलावा क्या ऑक्सीडो रिडक्टेज भी है, हाइड्रोजन को ट्रांसफर कर रहा है, नहीं कर रहा है। अरे बोलो, और कौन है, क्या आइसोमरेज भी है। आइसोमरेज भी क्या कर रहा है, आइसोमरेज बच्चों उसी कंपाउंड के अंदर ग्रुप को क्या कर रहा है, वन कार्बन टू अनदर कार्बन क्या ट्रांसफर कर रहा है। अब देखो, ग्रुप शिफ्टिंग के लिए 3 क्लासेज रिस्पॉन्सिबल है, कौन कौन सी, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, और कौन सी बच्चे, आइसोमरेज। अब इनको भी थोड़ा सा और हम मॉडिफाइड कर लेते हैं। एक तो है इंटरमोलिकुलर ग्रुप, और दूसरा है इंटरमोलिकुलर ग्रुप शिफ्टिंग। इंटरमोलिकुलर कौन सा होगा और इंटरमोलिकुलर कौन सा होगा। इंटरमोलिकुलर यानी क्या 2 मॉलिक्यूल्स के बिटवीन कौन कौन सा, ऑक्सीडो रिडक्टेज और कौन सा, ट्रांसफरेज। इंट्रामोलिकुलर के अंदर कौन सा होगा, आइसोमरेज। रख लिया, इससे ज्यादा गहराई में कोई नहीं पूछेगा आपसे, सीधा क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम्पल से रिलेटेड हो जाएगा। अरे बोलो, और क्लासेज के नंबर फिक्स है,
ऐसा भी पूछ सकता है कि 5th नंबर की क्लास कौन सी है, याद होनी चाहिए कौन सी है, आइसोमरेज। 2nd नंबर की कौन सी है, ट्रांसफरेज। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अरे ये क्लास समझ में आए नहीं है, पक्का ना? ऑनलाइन वाले, ऑनलाइन वाले, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। क्या एंजाइम एक्टिविटी को कुछ फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं? यस। कौन कौन से? पहला तो क्या है, टेम्परेचर, सारे होशियार हो रखे हैं। सेकंड कौन सा होगा, पीएच, वेरी गुड। क्या सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी कर सकती है? तो नेक्स्ट क्या हो गया, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। और बच्चे फोर्थ है, कुछ केमिकल इनिबिटर होते हैं, वो इनिबिटर भी रिएक्शन को क्या करते हैं, इनिबिट। ठीक है जी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चे टेम्परेचर। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, टेम्परेचर। सुनो इधर ध्यान दो। सबसे पहला कौन सा है, टेम्परेचर। टेम्परेचर, उस टेम्परेचर के बारे में बात करें तो आप सभी जानते हो एवरी एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है, डिफरेंट। यानी एवरी एंजाइम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर ही अपनी ऑप्टिमम एक्टिविटी शो करता है। जब ये ऑप्टिमम एक्टिविटी शो करता है स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, तो उस टेम्परेचर को क्या बोला जाएगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर। बच्चों, जो टेम्परेचर और टेम्परेचर एंजाइम की एक्टिविटी के लिए क्या रहती है, नैरो रेंज। यानी थोड़ा बहुत अगर चेंज करेंगे तो एंजाइम एक्टिविटी के अंदर क्या आ जाएगा बच्चे, डिफरेंस। जैसे हम बात करें रूबिस्को की, तो रूबिस्को एंजाइम अपनी ऑप्टिमम एक्टिविटी कब देता है, क्या 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड? पढ़ रखा है हमने ये, तो इसीलिए एग्जांपल वही ले रहा हूं। अगर रूबिस्को एंजाइम 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ऑप्टिमम एक्टिविटी देता है, तो फिर उससे अगर ज्यादा कर दिया जाए 25 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर, तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या बच्चों, कम हो जाएगी। अगर 20 से कम कर दिया जाए तो एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज होगी, डिक्रीज, डिक्रीज। कहने का मतलब एंजाइम्स के लिए टेम्परेचर क्या होता है, क्या नैरो रेंज में होता है या वाइड रेंज में, नैरो रेंज में। ठीक है जी। अब देखो, हम टेम्परेचर को समझ रहे हैं सबसे पहले, तो टेम्परेचर का हम बच्चे ग्राफ लेते हैं। एंजाइमस एंजाइम से क्या ले रहे हैं हम, ग्राफ। ग्राफ ले रहे हैं तो इधर क्या आएगा बच्चे, एंजाइम एक्टिविटी। क्या आएगा, एंजाइम एक्टिविटी। और जो वाई एक्सिस है इसके ऊपर आएगा बच्चे टेम्परेचर। अब देखो, हमने टेम्परेचर 0 रखा, एक्टिविटी भी क्या रहेगी, 0। हमने टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज किया, क्या एंजाइम उस एंजाइम ने भी वर्क करना स्टार्ट किया, और एक्टिविटी वो इंक्रीज होती जा रही है, लेकिन यहां पे जाके फिर क्या होने लगी है, डिक्रीज। यानी इस एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या ये है, अरे बोलो। हमने बोला कि ये 10 डिग्री है, ये 20 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, और ये क्या है, 50 डिग्री। आप बता सकते हो इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री। हेलो, यानी 30 डिग्री के ऊपर क्या दे रहा है ये, ऑप्टिमम, ऑप्टिमम एक्टिविटी। अरे क्या दे रहा है, ऑप्टिमम एक्टिविटी। इसीलिए इस टेम्परेचर को क्या बोला गया है, ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है जी, अरे ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट, एनसीईआरटी बोलती है कि एंजाइम्स एवं एंजाइम्स की Q10 वैल्यू है, वो Q10 वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। कितनी होती है, 2।
Q10 वैल्यू होती है 2 होती है। तो इसको समझाने के लिए एनसीईआरटी ने दिया है थंब रूल। थंब रूल में क्या बोला है कि अगर आप ऑप्टिमम टेम्परेचर है उस ऑप्टिमम टेम्परेचर से किधर जाओगे, 10 डिग्री अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे और 10 डिग्री टेम्परेचर अगर इंक्रीज करोगे तो ऑप्टिमम टेम्परेचर से अगर 10 डिग्री डिक्रीज करेंगे और 10 डिग्री इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन हाफ भी हो सकती है और रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो सकती है, डबल भी। हेलो, समझ में आई क्या कहानी? नहीं इतनी आसानी से थोड़ी आती है समझ में, और रूल आ जाए तो फिर तो बिल्कुल नहीं आती है। आ गई है सर, जल्दी से छोड़ दो सर। ये हमने 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड और 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिया। इस एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है बच्चे? अरे बोलो 30। ठीक है, मैंने इस एंजाइम को सबसे पहले 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया तो इसने प्रोडक्ट बनाया 1 प्रोडक्ट पर सेकेंड। क्या बनाया बच्चे? 1 प्रोडक्ट पर सेकेंड। फिर मैंने 10 डिग्री टेम्परेचर बच्चे इंक्रीज कर दिया। जब 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज किया तो फिर 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया और 20 डिग्री सेंटीग्रेड होते ही इसने बनाए 2 प्रोडक्ट पर सेकेंड। फिर बच्चे मैंने 10 डिग्री और ऐड कर दिया। जब 10 डिग्री और ऐड किया तो अब की बार प्रोडक्ट बने, वो बने 4 प्रोडक्ट पर सेकेंड। क्या बने हैं? 4 प्रोडक्ट पर सेकेंड। फिर बच्चों 10 डिग्री मैंने क्या कर दिया? और ऐड कर दिया और इंक्रीज किया। जब और इंक्रीज किया तो अब की बार जो प्रोडक्ट थे वो थे आपके सामने बच्चे 2 प्रोडक्ट पर सेकेंड। फिर बच्चे मैंने फिर से इंक्रीज किया 10 डिग्री फिर इंक्रीज किया तो अपने पास में प्रोडक्ट आ गए 1 प्रोडक्ट पर सेकेंड। हेलो, अब देखो ऑप्टिमम टेम्परेचर पे मैं क्या हो रहा हूं? खड़ा हो रहा हूं। ऑप्टिमम टेम्परेचर पे खड़ा हो रहा हूं और ऑप्टिमम टेम्परेचर से इधर जा रहे हैं और इधर जा रहे हैं। देखो जरा, इधर जा रहे हैं तो क्या 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करें? बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन हाफ हो रही है, डबल हो रही है? हाफ। ठीक है, अरे क्लियर। अब अगर बच्चों ऑप्टिमम टेम्परेचर से इधर जा रहे हैं तो क्या 10 डिग्री टेम्परेचर कम करें? 30 से क्या करें? 20। जब 30 से 20 करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन हाफ हो गया, डबल? हाफ। अरे हाफ हो रही है, क्या हो रही है? हाफ। फिर बच्चों 10 डिग्री और कम करेंगे तो क्या होगी? हाफ। तो जब भी ऑप्टिमम टेम्परेचर है उस ऑप्टिमम टेम्परेचर से 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हाफ हो सकती है? अब करो इस थंब को इधर ऑप्टिमम टेम्परेचर की तरफ। जब ऑप्टिमम टेम्परेचर की तरफ करेंगे तो बताओ 10 डिग्री टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हुई या हाफ? डबल। इधर से 10 डिग्री टेम्परेचर कम किया, बताओ रेट ऑफ रिएक्शन हाफ हुई है, डबल? हेलो, अरे क्लियर। तो 10 डिग्री टेम्परेचर में इंक्रीज करने से ऑप्टिमम टेम्परेचर के अलावा बच्चों आप लोगों को जो रेट ऑफ रिएक्शन मिलेगी वो हाफ भी मिल सकती है और क्या? डबल भी। ठीक है जी। अगर रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रही थी तो उन्होंने क्या बोला? Q10 वैल्यू क्या होती है? 2। Q10 वैल्यू क्या होती है? 2। ठीक है, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में, यानी पीएच के बारे में नेक्स्ट क्लास के बारे में। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।